हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज मैं आपके लाया हूं मॉडल सेट। आप चाहे किसी भी बोर्ड का हो, बिहार, यूपी, झारखंड, जहां पे भी, एमपी, राजस्थान, जो भी बोर्ड हो आप, साइंस तो सबका सेम आपको पता है। साइंस, सोशल, मैथ सबका सेम होता है। तो उसके लिए मैं मॉडल सेट बनाया हूँ और इसमें मैं 30 क्वेश्चन अरेंज किया हूँ। तो क्वेश्चन 30 हो, 40 हो, चाहे 50 हो, आपको 100% लाने की गारंटी अगर है, आप अगर 100% लाने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, तो समझ लो आपका मॉडल सेट कामयाब है। तो आप जितना भी सही बनाना, नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अगर लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ ना, तो वीडियो पहले रोक लेना, आंसर पहले दे लेना, उसके बाद वीडियो चालू करना, ठीक है। और नहीं तो फिर आपकी मर्जी। लेकिन लास्ट में मुझे 30 में कितना सही बनाएंगे आप, जरूर मुझे कमेंट करना, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं उम्मीद करूंगा जो कंटिन्यू इस चैनल पे पढ़ रहा हूँ, मैं उम्मीद करूंगा 30 में 30 लाएंगे, 100% वो लाएंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। ये सेट हमारा फर्स्ट है। ओके, तो चलो सवाल फर्स्ट, 1 बाय 1 करके आंसर देना शुरू करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने हाजिर है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। यानी कि जब आपका ऊर्जा का सारा स्रोत खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, या तो जितना भी सारा ऊर्जा एनर्जी है सभी अगर खत्म हो जाएगा, तो सबसे अंतिम ऊर्जा का स्रोत और सबसे इम्पोर्टेंट और इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो माना जाता है, वो किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी, इसका राइट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही आंसर दिए होंगे। अगला सवाल देखो। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि सांस लेने वाला जो रंध्र है उसको बारे में बोला जाए। 2, 10, 2, 8, 10, 6। तो तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो आंसर होगा तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। आंसर हमारा क्या होगा? इसका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो अगला सवाल देखें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, या परजीवियों में? तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है वो होता है हरे पौधे में, है ना। आंसर क्या हमारा होगा? इसका आंसर एकदम सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मजा आ रहा है आप लोग को? चलो बहुत मजा आएगा। फ्लोएम उत्तक, देखो जब आप 30 में 30 बनाओगे ना, तो आपके अंदर एक नया जुनून पैदा हो जाएगा कि हाँ हम भी एग्जाम में कर सकते हैं। और सवाल कुछ इसी टाइप का रहेगा, कोई टफ नहीं रहेगा। बस आप पढ़ो मस्ती से, रिवीजन खाली करो, है ना। लगभग तो पढ़ ही लेना, रिवीजन करो। ग्लूकोज फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है किस रूप में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ग्लूकोज के रूप में। जो फ्लोएम जो होता है ना, जो पेड़ पौधे में जो जाइलम और फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम जो काम खाद्य पदार्थ जो ले जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन करता है फ्लोएम, वो किस रूप में करता है? वो करता है ग्लूकोज के रूप में बदल करके। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए होगा। अगला सवाल देखो। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? हर कोई बताएगा कि पौधे का रंग जो है हरा होता है किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है मैग्नीशियम नाम का एक तत्व पाया था, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल आंसर क्या हमारा होगा? ए होगा। और आप हीमोग्लोबिन भी नाम सुनेंगे, हीमोग्लोबिन जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। यहाँ पे पौधे का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, और वहाँ पे रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्लियर है? अगला सवाल है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन है? गोंद है, टेनिन है, राइजिन है, सभी है। तो मैं बता दूं, पौधों में जो उत्सर्जित पदार्थ है वो इनमें से सभी, यानी कि गोंद भी है, टैनिन भी है और राइजिन भी है। क्लियर है? तो उत्सर्जित पदार्थ समझ, यानी कि जो बेकार के पदार्थ जो उत्सर्जन करता है उसको बोलते हैं उत्सर्जित पदार्थ। तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है? सभी है, तीनों के तीनों जो है उत्सर्जित पदार्थ है। अगला सवाल देखो। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो यहाँ पर जो 7 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर, ठीक है। बांध टूट गया तो भागो, ऐसे बोलते हैं ना। टिहरी बांध मतलब टिहरी बांध टूट गया तो भागो। कहाँ भागो?
उत्तराखंड भागो, उत्तर की तरफ, है ना, याद रखना। अगला सवाल देखो, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है ना, जानते हैं अम्ल वर्षा, ठीक है। तो किसके कारण होता है अम्ल वर्षा? CO2 के कारण, SO2 के कारण, CO के कारण, Cl2 के कारण। अम्ल वर्षा जो होती है वो ऑप्शन होगा SO2 के, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के कारण होता है अम्ल वर्षा। क्लियर है? आंसर हमारा देखो। नेक्स्ट समीकरण दिया हुआ है 2H2O H2, ये दिया हुआ है इक्वेशन, और ये अभिक्रिया और 2H2O, तो ये कौन सी विक्रिया? संयोजन, वियोजन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण। बहुत बार मैं सवाल पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एज ए मॉडल सेट ग्रुप में एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है कि मॉडल सेट है, और इसमें मैं 30 में 30 नंबर ला रहा हूँ, बहुत अहमियत है इसमें, ठीक है। तो इसकी क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा संयोजन। क्या हो रहा है? संयोज। कैसे? क्योंकि देखो संयोजन का मतलब होता है मिलना, ये दोनों क्या और आपस में मिल के नया पदार्थ बन रहा, तो संयोजन बोलेंगे। और वियोजन बोलते हैं किसको? जब एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे नए पदार्थ बनते हैं उसको बोलते हैं वियोजन। वियोजन मतलब टूटना, ठीक है। अगला सवाल देखो, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6, C6H6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यहाँ पे है, ऑप्शन हमारा क्या होगा? C6H12O6। ये है आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। और ये जो देख रहे ये है बेंजीन का सूत्र। क्या है? बेंजीन, जिसकी संरचना कुछ इस तरह से होता है, देखो जी, इस तरह से होता है बेंजीन का। तो कभी कभी एग्जाम में संरचना देता दे और बोलता है ये किसके सूत्र है, संरचना बोलता है ये किसका सूत्र है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? ठीक है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ा करके, इनमें से कोई नहीं। तो आप मैं पढ़ाया था मैंने, और बहुत बड़े सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ कि उसको क्या करते हैं? जस्तीकरण करते हैं, जस्ता की परत चढ़ाते हैं, ठीक है, जस्तीकरण करते हैं। 11 का आंसर क्या होगा हमारा? होगा C, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, किस धातु को चाकू से आसानी से इसको काटा जाए? कौन सा धातु? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। कौन सी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो यहाँ पे 12 का आंसर क्या होगा? सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और बहुत इंटरेस्टेड बात यह है कि सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं, क्योंकि बहुत अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। केरोसिन के अंदर डुबा कर रखा जाता है, अगर बाहर निकालेंगे तो फिर आग लग जाएगा। और चाकू से काटने वाला सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया। ये तीनों धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। धातु तो कठोर होता है, लेकिन ये अपवाद है जिसको चाकू से काट सकते हैं। अगला सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन पढ़े होंगे, आयोडीन है ना, जिसको NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड नमक होता है, आयोडीन टाइप है ना, उसमें मिला होता है, जिसको खाना चाहिए। अगर वो नहीं खाते, अगर कमी हो रहा है तो आपको घेंगा रोग हो सकता है। कैसा रोग होगा? घेंगा। थायराइड जो ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि वो बढ़ जाता है, घेंगा रोग होता है। मधुमेह होता है, मधुमेह इंसुलिन पढ़े होंगे, इंसुलिन की कमी से मधुमेह की रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। एड्स तो जानते हैं गलत संबंध बनाने से होता है। अगला सवाल देखो, निम्न से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं ना, सबसे छोटा, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि बहुत छोटा होता है ना। कहा जाता है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है ना, एक चना होता है ना, चना कितना बड़ा, इतना बड़ा चना होता है, इससे भी छोटा होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। सोच लिया, आपके दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इससे भी छोटा, चना के इतना बराबर है, चना के बराबर, मान लो चना के बराबर, इतना बड़ा चना होता है। ओके, इतना बड़ा चना थोड़ी ना, इतना बड़ा, छोटा बड़ा चना। और सोचो उसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जो कि सभी ग्रंथि को कंट्रोल भी करता है। तो कौन सा ग्रंथि, इसमें से कौन से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन से निकलता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा है ना, जो एक कोशिकीय जीव है अमीबा में, तो अलैंगिक जनन होता है किस विधि द्वारा? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का क्या आंसर होगा? विखंडन। क्या होता है? अमीबा टूटता है, ये अमीबा बना हुआ इस तरह से, कुछ बना दो ऐसे, है ना, और टूट जाएगा, टूट के इस तरह कुछ बन जाएगा ऐसे, इधर कुछ वैसे बन जाएगा, टूट के फिर अलग बनेगा, फिर ये नया अमीबा, ये नया अमीबा, ठीक है। तो नया नया अमीबा बनेगा, तो ये विखंडन विधि होता है, ठीक है। अगला सवाल, फूल का कौन सा भाग फल बनता है? फल जो खाते हैं हम लोग ना, तो फूल का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीजांड। तो फूल का जो हम लोग भाग खाते हैं ना, बता दूं तो आज से फल खाना बंद मत कर देना।
अंडाशय खाते हैं। क्या खाते हैं? अंडाशय, जहाँ फूल के अंदर जहाँ जो है फल का निर्माण होता है। और जो फल खाते हैं ना, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का ही अंडाशय भाग होता है। देखोगे फूल इस तरह से फूल बना होता है, और यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ऐसे रहता है ना। और ये फूल क्या होता है? ये तो बिखर जाता है, टूट जाता है, तो आपका यही जो है ना, यही जो है बड़ा हो जाता है और फल के रूप हो जाता है। ये अंडाशय होता है। इसको सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित धन किसी चुंबकीय क्षेत्र पर उत्तर की ओर विक्षेपित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, अच्छा नीचे हो गया, दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी की ओर, ऊपरी मुखी की ओर। तो कुछ कुछ किताबों में अलग अलग दे रहा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल एनसीईआरटी में यहाँ पे आंसर आपका डी दे रहा। क्लियर है? तो इन सवाल को आप याद रखें, ऊपरी मुखी, ठीक है। आंसर क्या इसका होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, जो हम घर में जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं तार का, वो कितना वोल्ट का होता है और कौन सी धारा होता है? तो देखो जी, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना वोल्ट, वो पता है ट्रांसफार्मर लगा होता है मोहल्ला में, ट्रांसफार्मर से वायर निकलती है और आपके घर में आता है। तो ट्रांसफार्मर में भी 3 वायर आता है ना। और पावर स्टेशन से आता है, पावर स्टेशन से 33,000 का तार आता है, सॉरी 11,000 का तार आता है ट्रांसफार्मर में, 11,000 का तार। और ट्रांसफार्मर से जो आपके गले में जो तार आता है ना, वो 440 वोल्ट का आता है। और वहाँ से फिर एक टोका लगाते हैं, घर में टांग लेते हैं, ये होता है 220 का, और वही घर में हम इंस्टॉल करते हैं 220 का। तो 220 तो क्लियर हो गया है ना, 220 का। और एसी की डीसी, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे एसी धारा, क्या होगा? 18 का आंसर हमारा क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन हमारा सी होगा, 220 वोल्ट। और प्रत्यावर्ती मतलब एसी धारा, हम लोग एसी धारा यूज करते हैं, डीसी नहीं, एसी यूज करते हैं। डीसी धारा पता है, जो बैटरी यूज करते हैं ना घर में, वो डीसी उससे निकलता धारा, बड़ा हाई करंट उसका रहता है। चलो ये देखो, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? गर्म जल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन में, बादलों वाले दिन में, गर्म दिन में, कोई नहीं। तो 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा, बादलों वाले दिन में। क्लियर है? आंसर क्या होगा हमारा? बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? यानी कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो 3 ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है, लेकिन एक है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। और वो है नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी इसका राइट होगा। भूतापीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा, जैव मात्रा, तो ये तीनों होता है सौर ऊर्जा से। तो फिलहाल आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना जल्दी, 13 मिनट हो रहा है, हम लोग 20 सवाल कंप्लीट करें, बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। 21वां सवाल देखिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, तो धातु और अधातु, इस टाइप का 2 सवाल जरूर आपको मिलेगा। तो धातु और अधातु में ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, एक अधातु है। और अधातु में कौन है हमारा? ब्रोमीन है। ब्रोमीन अधातु है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ग्रुप में भी आता है। तो ये जो है अधातु है और कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर धातु बोल देता है तो क्या होगा? पारा हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका सूत्र भी आपको पता होगा। आंसर हमारा क्या होगा इसका? फिलहाल ये होगा, मीथेन का CH4, इथेन का क्या लेते हैं? C2H6, C3H8, बढ़ाते जाइए 2 है ना, C4H कितना हो जाएगा? 10, ठीक है, ये होता है। अगला सवाल है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन देखते हैं ना, ये ऑक्सीजन है, ये होता है O2। इसके परमाणु के बीच कितने आबंध हो, कितने बंधन होंगे, ये बताना है। तो ऑक्सीजन को कितना, हमें हर चीज़ को 8, हर जो है तत्व को 8 होना, पूरा 8 चाहता है, लास्ट में मेरा 8 हो जाए। तो इसका 6 होता है आखिरी में, 2, 6 इलेक्ट्रॉन विन्यास, यानी कि 8वां नंबर पर ऑक्सीजन रहता है। तो 6 होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ऑक्सीजन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है। तो ये क्या करेगा? साझा करेगा। क्या करेगा? साझा। देखो कितना साझा कर रहा? 2 साझा कर रहा। तो इसको आप O2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है? अगर देखो,
एल्केन का सूत्र बताइए। कितना अच्छा सवाल है, अभी मैं सोचा था इसको बता दूं, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा तो बता ही दीजिए। एल्केन का सूत्र क्या है? तो हमारा आंसर CnH2n+2 क्या हो जाएगा? CnH2n+2 एल्केन का सूत्र है। तो क्लियर है, आपको सूत्र पता हो गया कि किसका कौन सा सूत्र है। तो यहाँ पे बता दूं, ये किसका सूत्र है? ये है आपका एल्केन का। किसका है? एल्केन का। और ये जो देख रहे हैं ना, ये खैर माइनस वाला किसी का सूत्र होता नहीं, ये सूत्र है एल्कीन का, ये एल्कीन का है, ठीक है। और ये है एल्काइन का, एल्काइन का याद रखिएगा। और ये जो देख रहे हैं ना, इसकी जगह पे मैं लिख दूँ CnH2n, इसमें एक घटा आता है, ये जो 2+2 है ना, +1 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एल्किल का। क्या हो जाएगा? एल्किल, एल्किल, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि कौन सा उपधातु है, इनमें से कौन है जो उपधातु है? ओके, तो आपको याद रखना है जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम, कॉपर, कार्बन है। तो उपधातु कौन इनमें से है? तो इनमें से जो उपधातु है वो है जर्मेनियम। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा राइट। ओके, तुक्का नहीं लगाना है, एकदम ईमानदारी से लगाना है, ठीक है। और नीचे कमेंट एकदम ईमानदारी से कीजिएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होते हैं? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आपसे पूछा जा रहा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2n²। क्या होगा? 2। कोष पता है KLMN, ये होता है ना, KLMN होता है। 4 ही मानते हैं, आगे भी हो सकता है, ठीक है। इसका क्या होता है? ये पहला होता है, ये पहला नंबर का है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है। अगर जैसे कि इसको निकालना था 2n² निकालते हैं, यहाँ भी अगर 1 है तो 1 करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको पता है 2, 8, 18, 32 ऐसे रहता है, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल देखो, पहला कैसे? तो पहला बैठा यहाँ पे 2 पर पावर 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 2 आ जाएगा। ये दूसरा ये दूसरा क्वेश्चन है 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 दूना 4, 4 दूना 8 हो रहा ना। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन है, तो ये क्या मैं, चलिए इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ। m, तो 2 × 2n², तो 2n, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूना 18, यहाँ पे कितना 2, 4 है ना, 4 चौथा नंबर पे स्क्वायर, n² करेंगे तो 2 × 4 तो 16, 16 दूना 32। तो देखिए यही आता है 2, 8, 18, 32, इसी ये है आपका। तो सबसे अधिक मतलब 2n² ही रहेगा ज़्यादा, 4n² या 3n² नहीं होगा, 2 ही n² होगा। यहाँ पे n का वैल्यू चेंज होते रह सकता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी। अगला सवाल देखो, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमारी पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अवरक्त किरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? पराबैंगनीकरण, ठीक है। पराबैंगनीकरण जो कि बहुत ही घातक गैस है, अगर किसी की बॉडी पे पड़ जाएगा ना तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। कौन सा बीमारी होगा? त्वचा कैंसर। तो इसका आंसर, ये जो ओजोन परत होता है ये बहुत हेल्प करता है इसको, पराबैंगनीकरण को सोखने में या रोकने में, ठीक है। और ये ओजोन परत खराब भी होता है कैसे? जो हम AC यूज करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, ठीक है, उनसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है CFC, वो गैस इसको नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो ये हमारे कारण ही ये नष्ट हो रहा धीरे धीरे। अगला सवाल देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाता है, जैसे पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे तो अपना भोजन खुद बनाता है, तो उसको सब चाहिए। पर्णहरित भी चाहिए जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। आंसर क्या होगा इसका? डी राइट हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखो, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या है? समान अनुशीतलन, तो इसका तो फिलहाल मैं आंसर बता ही देता हूँ और बता दूंगा अच्छा से। इसका आंसर हमारा होगा, आप सोचते सर ये कैसे आ रहा? देखो, ब्लड प्रेशर, किसी का रक्तदाब जो BP होता है ना, सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। इसी को इंग्लिश, इसी का हिंदी डायस्टोलिक का है अनुशीतलन, अनुशीतलन। आप याद रखेगा, अनुशीतलन। इसका नाम है संकुचन, परकुंचन दाब, परकुंचन दाब, और ये है अनुशीतलन दाब, याद रहेगा। तो ये 180 ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक, 80 क्या नीचे वाला। तो किसी का BP का रक्त ये होता है 120/80, ये याद रखिएगा। ऑप्शन में 80/120 भी दे देगा, तो कन्फ्यूजन मत हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर कौन रहेगा? बड़ा भाई, नीचे छोटा भाई। तो सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। डायस्टोलिक को हिंदी में बोलता है अनुशीतलन। अगर आपसे पूछ लेगा परकुंचन दाब कितना होगा, तो 120 मारिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्त को
रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी कि जो रक्त वगैरह कट जाता है बॉडी से, हाथ वगैरह कट गया तो खून बहता है, तो ऐसा तो नहीं बहते रहता है, 1 से 2 मिनट बहा, 2 मिनट तो काफ़ी बोल दिया मैं, कुछ सेकंड है ना, मान लो 1 मिनट बहा खून, उसके बाद फिर रुक जाता है। ये कारण क्या है? ये कारण है प्लेटलेट्स, जो बॉडी में जो प्लेटलेट्स है, खून का एक पार्ट्स है वो, तो प्लेटलेट्स है जो इसको जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। एक प्रोटीन भी है, इसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन है, जो भी वो भी रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, ये रक्त का अवयव है और ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। और आपके बॉडी में जो रक्त तरल है ना, रक्त जो तरल है वो हिपैरिन नाम का एक प्रोटीन है, जिसके कारण ही बॉडी में रक्त जो है तरल रूप में पाया जाता है। और एक विटामिन के भी आता है, विटामिन के, जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो कितने सारे प्लेटलेट्स हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, विटामिन के हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं 20 मिनट या 21 मिनट हो रहा है आपको, है ना। और मैं यहाँ पे करा दिया हूँ टोटल 30 क्वेश्चन। अब आप मुझे प्यारा सा कमेंट करना। देखो, आपका अगर 25 नंबर आए तो 25 ही कमेंट करना, शर्माना मत यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है ना, आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए, करना है मुझे नेक्स्ट मॉडल सेट इसी दिन, अगला सप्ताह इसी दिन मॉडल सेट नंबर 2 आएगा। और कल फिर आपको मिलेगा सोशल साइंस का। ठीक है, कल मिलेगा सोशल साइंस का। उसके आगे जो 3 दिन बचेगा वो आपका क्वेश्चन बैंक जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगला सप्ताह इसी दिन, अगला सप्ताह 7 बजे मिलेगा आपको। और 30 में कितना बनाया हो नीचे एकदम ईमानदारी से कमेंट जरूर करना। ओके, और जो वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक तो कर ही दीजिए, है ना, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। ओके, बाय, टाटा, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।